हेलो बच्चों, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर। बच्चों, इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा हमारे पास वो दो पार्ट्स में आएगा। जो पार्ट ए होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा और जो पार्ट बी होगा बच्चों वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। पार्ट ए जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आपको 17 क्वेश्चन आएंगे। उसमें जो हमारे पास पहले 10 क्वेश्चन होंगे बच्चों वो एक एक नंबर की फॉर्म में होंगे और इसी तरह 10 क्वेश्चन हमारे पास पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। हम अपने सैम्पल पेपर में सिर्फ एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे दोनों पार्ट्स के। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब सीमांत उत्पादन नेगेटिव होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है। तो हमने यहाँ पर बताना है कि जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्शन कब कम होती है, जब हमारी टोटल प्रोडक्शन कम हो जाती है, यानी जब हमारी टोटल प्रोडक्शन कम होएगी तब हमारा क्या होगा, सीमांत उत्पादन भी क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लागत वक्र। बच्चों, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप होगी यहाँ पर कौन सी कॉस्ट कर्व की होगी ये बतानी है। ऑप्शन ए है कुल स्थिर लागत, ऑप्शन बी है कुल परिवर्तनशील लागत, सी है औसत स्थिर लागत और डी है औसत परिवर्तनशील लागत। बच्चों, जो औसत स्थिर लागत होती है उसकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, औसत स्थिर लागत। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परिवर्ती अनुपात का नियम डैश से संबंधित है। हमने बताना है कि जो परिवर्ती अनुपात है उसका जो रूल है वो किस में आता है। ऑप्शन ए है लागत में है, बी उत्पादन में है, सी आगम में है या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों, जो परिवर्ती अनुपात का नियम होता है वो उत्पादन में होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र क्या होता है। यानी यहाँ पर हमने बताया है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगा उसमें जो मांग वक्र होगा उसकी शेप क्या होगी। ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है OX के समांतर, डी है OY के समांतर। बच्चों, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें जो उसका मांग वक्र होता है वो बिल्कुल पैरेलल होता है किसके, OX एक्सिस के। क्यों? क्योंकि सभी का जो प्राइस होता है सभी फर्मों का वो एक समान होता है और प्रोडक्ट भी एक समान होता है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हमने बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं। ए राष्ट्रीय आय, बी व्यापार वक्र, सी मांग का सिद्धांत और डी मुद्रास्फीति। बच्चों, ये जो राष्ट्रीय आय, व्यापार वक्र और मुद्रास्फीति है ये हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ मांग का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, औसत आगम वक्र को डैश कहते हैं। औसत आगम वक्र को डैश कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं या पूर्ति वक्र कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, मांग वक्र। 7वां क्वेश्चन है, पेप्सी और कोक डैश वस्तुएं। देखो बच्चों, बिल्कुल सेम है ना, पेप्सी और कोक, तो ये कौन सी वस्तुएं होंगी, प्रतिस्थापन वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र डैश होते हैं, उनतोदर या नतोदर। बच्चों, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होते हैं वो ओरिजिन के कौन सी साइड होते हैं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है नतोदर। आपको उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा जो है असर्टन ठीक है या रीजन ठीक है, क्या कंक्लूजन है उसका। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, औसत लागत वक्र V आकार का होता है। यहाँ पर बच्चों ये कह रहे हैं कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है वो V आकार का होता है। रीजन दिया है, परिवर्ती अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है। ठीक है, यानी जो हमारा परिवर्ती अनुपात का नियम है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में लागू होता है, तो उसकी वजह से ही हमारा जो है एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो V आकार का होता है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें ही क्या है, ठीक है। जो रीजन है वो असर्टन का सही स्पष्टीकरण है। तो ये बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
सर्टेन गिवन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद होती हैं। बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि जो गिवन वस्तुएं हैं वो मांग के नियम का अपवाद है। मांग का नियम क्या होता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। रीजन दिया है पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक होता है। बच्चों ये भी हमारे पास क्या है, ठीक है कि पूर्ति वक्र जो होता है उसका जो ढलान होता है वो धनात्मक होता है। ये दोनों ठीक है, लेकिन गिवन वस्तुओं का पूर्ति वक्र से कोई लेना देना नहीं है कि वो मांग के नियम का अपवाद है और पूर्ति वक्र का धनात्मक होना, इन दोनों में आपस में कोई भी लिंक नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों ठीक है, सत्य है, परंतु जो रीजन है वो सर्टेन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन बी, कि दोनों सत्य तो है परंतु जो रीजन है वो सर्टेन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट बच्चों करते हैं हम पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके जो छोटे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, आय के चक्रीय प्रवाह के हिसाब में निम्न को शामिल किया जाता है। बच्चों यहाँ पर वो पूछ रहे हैं जो आय का चक्रीय प्रवाह है उसमें किसको शामिल किया जाएगा। ए फर्म द्वारा उधार, बी सार्वजनिक व्यय, सी निवेश और डी बचत। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या आएगा, बचत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निवल निवेश किसके बराबर होता है। यहाँ पर पूछ रहे हो नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी सकल निवेश माइनस गिसावट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमने बताना है कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी जो वो चीज है जो कैलकुलेट करते टाइम उसमें शामिल नहीं की जाती है। सबसे पहले घरेलू सेवाएं, घरेलू सेवाएं भी जो है वो ऐड नहीं की जाती हैं नेशनल इनकम में। बी हस्तांतरण आय, ये भी ऐड नहीं की जाती ट्रांसफर इनकम। सी मध्यवर्ती वस्तुएं, ये भी ऐड नहीं की जाती। तो ये सारे ऑप्शन हैं ऐड नहीं किए जाते। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। हमने बताना है बच्चों भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है। भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, यानी राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वित्त वर्ष किस तिथि को प्रारंभ होता है। बच्चों भारत में जो वित्त वर्ष है वो हमेशा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी 1 अप्रैल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, लाभांश डैश का एक भाग होता है। बच्चों जो डिविडेंड होता है वो किसका पार्ट होता है, ब्याज का पार्ट होता है या लाभ का पार्ट होता है। बच्चों जो डिविडेंड होता है वो हमेशा प्रॉफिट्स में से दिया जाता है, तो इस वजह से ये किसका पार्ट है, लाभ का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन डैश अर्थशास्त्र में होता है। बच्चों जो सामान्य कीमत स्तर होता है उसका हमने लेवल जो है किस में स्टडी करते हैं, वो बच्चों हम स्टडी करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक घाटा डैश ब्याज का भुगतान। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। तो राइट आंसर क्या आएगा, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर आपके पास सर्टेन और रीजन दोनों चीजें दी गई हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, M3 M1 की तुलना में विस्तृत धारणा है। ये कह रहे हैं कि जो M3 है वो वाइड कंसेप्ट है एज पर M1। जी बच्चों ये राइट है, जो M3 है वो M1 की तुलना में ज्यादा वाइड है। रीजन क्या है, केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। जो बच्चों हमारा सेंट्रल बैंक है वो मनी की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। रीजन ये दिया गया है, इसी वजह से जो M3 है वो M1 की तुलना में ज्यादा वाइडर कंसेप्ट है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। दोनों ही जो ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं, असर्टन और रीजन, और जो रीजन है वो उसका सही स्पष्टीकरण है असर्टन का। क्वेश्चन नंबर 27, बैंक दर मौद्रिक नीति का एक भाग है। जो बैंक रेट है बच्चों वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या दिया गया है, कर मौद्रिक नीति का एक भाग है। जो टैक्सेस हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है, ये बच्चों गलत है। जो टैक्सेस हैं वो अलग है, वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है।
बच्चों जो टैक्सेस हैं वो अलग से एक कंसेप्ट है, वो मौद्रिक नीति का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन सी, असर्टन सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। बच्चों इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक का फर्स्ट सैंपल पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। उसका पार्ट 1 जिसमें हमारे पास ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे, फिलिंग द ब्लैंक्स और असर्टन रीजन वाले क्वेश्चन थे। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। हम आने वाले टाइम में आपके लिए इकोनॉमिक्स के और भी जो सैंपल पेपर्स हैं, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और जानकारी के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।